देखिए, संस्थान की सामग्री और हमारा दायित्व, आपने देखा होगा कि जितनी भी योग संस्थाएं हैं अभी तक जो चल रही है, पतंजलि से लेके सारी संस्थाएं, इन्होंने अपनी सामग्री क्यों निकाली होगी? कोई बता सकता है? वो इसलिए निकाली है कि पहले तो उन सामग्रियों से अपना नाम करना कि भाई ये पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, जिसको लेने से हमारे शरीर में आयुर्वेदिक उपचार मिलेगा, खाना शुद्ध मिलेगा। दूसरी बात है धन कमाना। आज देख रहे होंगे आप, पेपर में, टीवी में दिखाता है कि कितना उन्होंने कितने करोड़ रुपए कमा लिए। सभी संस्थाएं करती है, हमारी संस्था भी करती है, लेकिन हमारी संस्था का भाव दूसरा है। भाव ये है, वो भी हमें दिल्ली जाकर मालूम पड़ा। पहले तो हम यही सोचते थे कि हमारी संस्था भी पतंजलि जैसी एक संस्था है जो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट निकाल रही है और उसको अच्छे दाम में बेचेगी और अच्छी कमाई करेगी। जब हम दिल्ली गए तब हमें पता लगा कि नहीं, ये जितनी भी सामग्रियां वे बनाते हैं और जो हम तक पहुंचाते हैं, उनके रेट वहां पे जो बनाने के जो चार्जेस लगते हैं, उसमें केवल 2 से 3 रुपया जोड़कर वो हमारे पास भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट भाड़ा वहीं से पेड होकर आता है। यहाँ पे केवल हमको ट्रांसपोर्ट से आने का भाड़ा लगता है। और मजे की बात यह है कि जिस रेट में हमको रायपुर दिल्ली से आता है, उसी रेट में भी हम रायपुर में देते हैं। आप चाहे तो हमारे इनवॉइस देख सकते हैं जो हमको संस्था से आते हैं। जीएसटी संस्था पे करती है। तो आप एक बात बताइए कि इतनी बड़ी अगर संस्था चल रही है तो उसका क्या आधार है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि संस्था कभी भी राजनीति से कोई दान दक्षिणा नहीं लेती। एक बार हम दिल्ली में देशराज जी से बात कर रहे थे, तो जो नए नए लोग पहली बार दिल्ली गए थे तो वो अपने भाव प्रकट किए। तो एक व्यक्ति आया था, अच्छा एजुकेटेड था, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर या इंजीनियर था। उन्होंने ये बोला कि 3 दिन तक हम खाली सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारे जेब से एक पैसा भी नहीं लग रहा है। आखिरी दिन जब देशराज जी ने बोला कि दिल्ली मतलब रायपुर क्षेत्र के ये इतने जो भी लोग आए हैं वो मेरे से अलग मिले, तब उसकी उत्सुकता जाग गई। उसने ये पूछा, अब उसको लगा कि अब देशराज जी पैसे मांगेंगे कि भैया 3 दिन रुके हो, खाओ पियो, ज्ञान लियो, इतना पैसा दे दो। और वहां जाके जब उन्होंने बात सुनी देशराज जी की, उन्होंने क्या बोला, आपके कितने केंद्र हैं रायपुर में? तो हमारे मुकेश जी ने बताया कि हाँ हमारे तो 50 केंद्र हैं। कितने बढ़ाओगे साल में, आप बताओ? तो उन्होंने बोला कि 55 केंद्र नहीं, कम से कम 15 केंद्र और बढ़ाने पड़ेंगे। ये विचार, मंजूरी कितनी जा रही है आपके यहाँ? हमने बोला 600। कितनी करोगे? 700। नहीं, 800 करो। क्यों करो? क्योंकि उस मंजरी को बनाने में जो खर्च आ रहा है उसमें केवल 3 रुपए जोड़कर संस्था हमसे लेती है, लेकिन साल में 4 मंजरी हमको देती है उस 100 रुपए में। और उस मंजरी से संस्था को कितना बचता है? 3 रुपया। लेकिन मंजरी छपती कितनी है? 2 लाख हर साल, और उनको भेजने का खर्चा अलग से। तो आप एक बात बताओ, क्या 2 रुपए 3 रुपए में संस्था चलती है? इसी सब चीज को देखते हुए संस्थाओं ने अपने साहित्य निकाले, अपने प्रोडक्ट निकाले और उसको उसकी जिम्मेदारी हमारे पर छोड़ी है। क्योंकि देखिए, हम संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आज पतंजलि की भी अगर संस्था बोले तो वो भी सिखाने का चार्ज लेती है। बीमारी अगर आप कुछ बोल दो उसका भी पैसा लेती है, लेकिन हमारी संस्था में सब चीज फ्री है। आप किसी भी केंद्र में चले जाओ, कुछ लोग बॉम्बे से यहाँ पे ट्रांसफर होके आए, जब वो यहाँ पे हमारे श्री साईं हनुमान मंदिर में आए तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बॉम्बे में कर रही हूँ। क्यों? बॉम्बे में वही तरीका है जो रायपुर में है, वही तरीका दिल्ली में है, वही तरीका कलकत्ता में है, हर जगह एक जैसा है। तो
रेट जो है वो वही रखा है उन्होंने जो वहां पे वो दिल्ली में से हमको भेजते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो आप सब जानते हैं कि संस्था में सामान आता क्या क्या है, लेकिन जो बुक्स आती है वो 101 रोग और रोग, आसन और योग विज्ञान, कुछ बुक्स हैं इंग्लिश में भी आती है, जैसे कि शिक्षक संहिता, आसन योग विज्ञान जो है वो इंग्लिश में भी आती है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये 2-3 बुक जो आती है वो इंग्लिश में भी आपको मिल सकती है और भी भाषाओं में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आसन योग विज्ञान का, फिर आसन एक ये योग है, पंजाबी में है, तेलुगु में है, इंग्लिश में है। योग का, योग को योग करे निरोग, महिला रोग और योग, ध्यान साधना, योग दर्शन खंड 1, योग दर्शन खंड 2, प्राणायाम विज्ञान हिंदी और इंग्लिश, योग द्वारा रोगों का उपचार। उसके बाद में है वात पित्त कफ, मुद्रा रहस्य, योगासन एवं ध्यान साधना, फिर ध्यान योग, षट कर्म, त्राटक साधना। तो ऐसी बहुत सारे साहित्य हैं, लगभग 30 से 40 साहित्य है। और जो मजे की बात यह है कि किसी भी साहित्य में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। आपने देखा होगा एक भी अगर आप साहित्य उठाओ, अगर एक एडवर्टीजमेंट भी अगर हम संस्था लेती है तो उसके लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन संस्था का काम क्या है कि हमको योग नहीं बेचना है, हमको साहित्य नहीं बेचना है, हमको ज्ञान देना है। बेचने का शब्द ही हटा दिया वहां से, ठीक है। तो हमारा दायित्व क्या होता है, जब हम किसी से नहीं लेते हैं ना किसी को देते हैं, तो ये जो संस्था की जो भी सामग्री होती है, जैसे दरी चादर, अरे मेरे घर में तो है, मैं क्यों अलग से खरीदूंगी, है ना। व्हाइट चादर तो क्या नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कलर ही लेके आ जाती हूँ, छोटी सी दरी उठा के ले आऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, लेटना तो है। लेकिन आप उसके पीछे भाव देखिए, अगर आपने संस्था की दरी देखी होगी, वो इतनी मोटी दरी है। आपको कभी ये आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि आसन या प्राणायाम या पूजा कभी भी जमीन में नहीं बैठ के करते, उसके लिए आपको आसन लेना जरूरी होता है। वो आसन इतना मोटा है, वो दरी इतनी मोटी है कि आपका एक भी शरीर जो है आसन से नहीं लगता, जमीन से नहीं लगता, जिससे आपकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इसीलिए वो दरी चादर बहुत जरूरी है, वो लेना ही चाहिए आपको। बैग इसलिए रखा हुआ है कि आपको उसको कैरी करने में सुविधा हो। अब ये 2 प्रोडक्ट आए हुए हैं, एक तो मंजन और दूसरा उपटन। ये बहुत प्रचलित हो गया है हमारे रायपुर में, सभी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, सब जगह से कुछ न कुछ वहाँ से रिपोर्टें मिल रही है। मंजन के बारे में बता दूं, मैं स्वयं इसको यूज करता हूँ डेली रात को। इसके अंदर में फिटकरी, सेंधा नमक, लौंग, नीम और हल्दी, ये 5 चीजों से बना है। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप पाउडर अपने हाथ में ले लीजिए, जितना आप कर सकते हैं, उसमें सरसों का तेल मिलाइए, उसका पेस्ट बना लीजिए, उसको अच्छे से रगड़ लीजिए और इस उंगली से इसको पेस्ट को लीजिए और धीरे धीरे अपने मसूड़ों में आप उसको मलते रहें और धीरे धीरे, और ऊपर और नीचे पूरा मल के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपको ब्रशिंग करनी है तो उसी पेस्ट को एक पुराने ब्रश ले लीजिए और ब्रश से आप उसको अपने फेस में लेके और उसको हल्का 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 दांतों में चलाते रहिए। यूज करने के बाद, टोटल लगाने के बाद 5 मिनट आपको होल्ड करना है, तुरंत कुल्ला नहीं करना है। और उसके बाद में आप 2, 3, 4 बार से कुल्ला ज्यादा मत करिए और उसके बाद रात को आप सो जाइए। उसका फायदा ये होगा कि सबसे बढ़िया नींद आएगी आपको उस दिन, आपको लगेगा कुछ मैंने किया है। दूसरा, जब आप सवेरे उठेंगे तो आपके मसूड़ों में कसाव मिलेगा, आपको लगेगा अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरे दिन आप भले अपना पेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये नियम बना लीजिए कि आप खुद अपने पतिदेव को और अपने बच्चों को जरूर कराइए। थोड़ा सा इंसिस्ट करने की जरूरत है बस। वो अगर उनके मुंह में लग गया, मेरा खुद का 10 साल का पोता है, उसको मैंने एक बार समझा दिया तो वो खुद ही बोलता है दादू अब मैं तो करता हूँ रोज, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो और वो अपने मम्मी पापा को भी बोलता है कि आप लोग भी किया करो। तो ये आप अगर आदत बनाते हो अपनी या बच्चों की, तो धीरे धीरे उनके आदत में शामिल हो जाता है। वो फिर बगैर रेगुलरली, क्योंकि डॉक्टर भी, डेंटिस्ट के पास भी मैं गया था, उनका भी यही कहना है कि आप रात को जो भी आप दिन भर खाते हो,
सवेरे तो करते हो, लेकिन रात को सोने के पहले जरूर आपको ब्रश करना चाहिए। और इससे फायदा ये भी है कि आपके मसूड़े स्ट्रांग बनते हैं, पायरिया जैसी बीमारी ठीक होती है, जिनके दांत में दर्द हो रहा है वो भी ठीक होता है, दांत हिल रहा है उसमें भी आपको फर्क लगेगा कि दांत आपको हिलना भी बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जो आपके इसमें आते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि सब प्राकृतिक चीजें। दूसरा उपटर, उपटर में भी 5 चीजें डली हुई है। उन 5 चीजों से उसको यूज करने का तरीका बहुत आसान है। उसको यूज करने के 2 घंटा पहले आप कच्चा दूध या पके दूध में आप डुबो दो, 2 चम्मच अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में लगाने के लिए सफिशिएंट होता है। और उसको लेके अच्छे से घोल के आप छोड़ दीजिए। जब यूज करेंगे पूरी बॉडी को गीला कर लीजिए, और उसके बाद में जैसे हम हल्दी चंदन लगाते हैं वैसे ही चंदन हल्दी आप लगा लीजिए, और लगा के उसको अच्छे से रगड़ के छोड़ दीजिए। और लगभग 5 मिनट के बाद केवल पानी से आपको धोना है। फिर आप देखिए कि आपकी त्वचा कितनी निखरती है, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है क्या। और इसको लोग पसंद इसलिए करने लग गए हैं कि भाई मैं अपनी माँ को भेजूंगी, अपनी बहन को भेजूंगी, अपनी बेटी को भेजूंगी, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। तीसरा ये प्रोडक्ट है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, हम लोगों ने इसका बहुत डेमो पहले भी दिया हुआ है। इसका डेमो अभी अनीता जी करेंगी, वो पहनेगी और इसको बताएंगे कि कैसे पहनना है। जब तक मैं इसका लाभ आपको बता दूं ताकि समय बचे। इस पट्टी का देखिए, जैसे जैसे वो लगा रही है बड़े ध्यान से देखते जाएं, धीरे धीरे। इस पट्टी का नाम है कटी लपेट। इसको पेट लपेट भी कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। शरीर में रोगों का सबसे बड़ा कारण पेट का ठीक न रहना, अर्थात जब व्यक्ति का पाचन व निष्कासन कमजोर होता है तो भोजन समय पर पचने के कारण, न पचने के कारण लंबे समय तक मल आंतों में जमा हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग आने लगते हैं, जैसे कि अपच, अम्ल की अधिकता, भूख न लगना, पेट वाले भाग पर मोटापा आना, गैस बन जाना, कब्ज होना, IBS व बवासीर आदि के रोग होना। आधुनिक समाज में निष्क्रियता, तनाव, भोजन व दिनचर्या ठीक न होने के कारण पेट के पाचक व निष्कासन अंगों तथा महिलाओं के पेड़ों वाले भाग में स्थित प्रजनन अंगों में शिथिलता आने लगती है। यही कारण है कि आज महिलाओं में मासिक धर्म दोष, गर्भाशय, रसोली, श्वेत प्रदर, बांझपन, PCOD, गर्भाशय व डिंब ग्रंथि के प्रदाह तथा अन्य प्रकार के रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। कटी लपेट इन सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अभी देखिए, इन्होंने अनीता जी ने जो बांधा है, पहली जो पट्टी बांधी वो सफेद पट्टी है। इसको बांधने का तरीका है कि सुबह आप पानी में इसको भिगो दीजिए, भिगोने के बाद हल्का सा निचोड़ लीजिए, और उसके बाद में नाभि से 2 उंगल ऊपर, आपने देखा होगा नाभि से 2 उंगल ऊपर इन्होंने बांधा है, और यहाँ से स्टार्ट करते हुए पीछे से दबाते हुए उसको लाना है। ठीक है। तो ये पट्टी जो है लगभग 1 घंटे 50 मिनट से लेकर 60 मिनट तक रखनी है, और इस बीच आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप अपने सादे कपड़े पहन के अपना घर का काम कर सकते हो। इसको निकालने के बाद आप आधी घंटा केवल लिक्विड डाइट ले सकते हो, या तो चाय, जूस, जो भी चीज आपको लेना है वो आप ले सकते हो। उसके आधे घंटे के बाद अब आप सॉलिड आइटम ले सकते हो। ये इसका सिस्टम है। दूसरा सिस्टम ये है कि जिनके पास में टाइम नहीं है सवेरे बांधने का, तो वो क्या करें, वो इन दोनों पट्टियों को बगैर गीला किए रात में भी बांध सकते हैं। रात में आप बांध के रात भर सो जाइए और सुबह उसको उठा के निकाल दीजिए। और ये तो केवल आपको पाचन तंत्र के बारे में है। बहुत लोगों साधकों ने मुझे ये भी बताया कि जैसे पैर में मोच आ गई है, आपके इस कोहनी में अगर आपको दर्द हो रहा है, गर्दन में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे सारी जगहों में आप इसे बांध सकते हैं। आप गीला करके भी बांध सकते हैं, सूखा भी बांध सकते हैं। तो जिन्होंने बांधा है उन्होंने दूसरे दिन फोन करके बताया कि सर हमने 2 दिन बांधा है और हमारे को मेरा मोच चले गई।
ठीक है, और जिनके दर्द थे वो भी ठीक हो गए। इतनी काम की चीजें हैं। और उसके अलावा अगर लिवर और गॉलब्लैडर या किडनी संबंधित कोई भी बीमारी है या मूत्र रोग संबंधी कोई बीमारी है तो वो भी इस पट्टियों से ठीक हो सकती है। जिसके आंखों में भी सूजन है, किसी बार साधक का फोन आया था कि हमारे आंख में सूजन है, तो हम लोगों ने सलाह दिया कि आप कटी लपेट बांधिए, उससे आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे इलाज भी आप अपने घर में खुद से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी टमी बाहर निकल जाती है निष्क्रिय जीवन के कारण, ये पट्टी भी आपके पेट को अंदर कर सकती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। धन्यवाद। मैं बहुत देर से सबके चेहरे को देखने के लिए सब थकी हुई है, मैं खुद थकी हुई हूँ। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ, अभी मैं जो योगेश्वर सर को बताने जा रही हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अगर आप अच्छे से 3 बार किए ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तो मैं तो कर नहीं सकती, मैं तो कराऊंगी, तो आप बड़े प्यार से करिएगा। पहले हम योगेश्वर सर को समझते हैं। श्वास हमारे शरीर की महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वास से जो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं और मस्तिष्क की क्रिया प्रभावित होती हैं। श्वसन से हमारे शरीर में शर्करा से ईंधन प्राप्त होता है जो हमारे शरीर की सारी मांसपेशियों, प्रणालियों, अंगों, ग्रंथियों और मस्तिष्क में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अज्ञानतावश हम जो श्वास लेते हैं, अनायास जो श्वास आती है और जाती है, तो अज्ञानतावश हम फेफड़ों का बहुत कम भाग उपयोग में लाते हैं, जिससे हम पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड रक्त और प्राणिक ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि हम जल्दी से थक जाते हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो अपनी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता बढ़ती है, वायु कूपिकाएं सक्रिय होती हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और प्राणिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के प्रति जब हम संवेदनशील होते हैं तो हमारे श्वास लंबे, गहरे, तालबद्ध और सूक्ष्म शांत सांस बनने लगते हैं। हम अपने नियंत्रण से सांसों को भरते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, जिससे हम बहुत अधिक मात्रा में प्राणिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और यह क्रिया होती है प्राणायाम से। योगिक श्वसन प्राणायाम से, जैसे हम लंबी गहरी सांसों को भरते हैं, उसका अभ्यास हम प्राणायाम से पहले करते हैं, वैसे ही योगिक श्वसन का अभ्यास भी हम प्राणायाम से पहले करते हैं। योगिक श्वसन से हम अपनी सांसों को अपने सुंदर तरीके से लेना और छोड़ना करते हैं, जिससे हम प्राणायाम भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। योगिक श्वसन हम 5 विधियों से करते हैं। पहली स्वाभाविक सांस, दूसरी उदर श्वसन, और तीसरी मध्यस्थल श्वसन, और चौथी वृक्षस्थल श्वसन, और 5वीं गर्दनी श्वसन। तो पहले हम इन 5 को समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले आते हैं स्वाभाविक श्वसन पर। स्वाभाविक श्वसन क्या है? वो जो अनायास हमारी सांस आती है और जाती है, वो है हमारा स्वाभाविक श्वसन। उससे क्या होता है, डायफ्राम हमारा, जो हमारी स्वाभाविक श्वसन सांस चलते रहती है तो उससे हमारा डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता है, जिससे फेफड़ों में क्षमता रोकने की शक्ति कम रहती है। और जब हम इसको प्राणायाम से लंबा गहरा बनाते हैं तो फेफड़ों की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम स्वाभाविक श्वसन को प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। सुखासन पद्मासन में बैठना है, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद कर दें, चेहरे
पे प्रसन्नता का भाव ले आए। बिल्कुल शांत बैठ जाए। थोड़ा सा अपने स्थूल शरीर को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। एक बार देखिए अपने शरीर को, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक। एक बार देखिए सर से लेकर पैर के अंगूठे। एक बार फिर से देखिए अपने शरीर को, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। बिल्कुल शांत आपका स्थूल शरीर। अब ध्यान अनायास आती और जाती हुई सांसों पे ले जाए। कुछ नहीं करना है, केवल अनायास जो सांस आ रही है और जा रही है उसको देखना है। यह है हमारा स्वाभाविक श्वसन। देखते रहें, 10 काउंटिंग में अपनी सांसों को देखें। सांस आ रही है, जा रही है, एक काउंट, इस तरह 10 काउंट अपने मन में करें। आपकी डायफ्राम की गति नीचे की तरफ है, फेफड़ों में फैलने और रोकने की क्रिया कम प्रभाव में आ रही है। ऑक्सीजन मेरे शरीर को कम मात्रा में मिल रहा है। आपकी 10 काउंटिंग पूरी हुई है। बहुत धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। अब दूसरा समझें, उदर श्वसन। उदर श्वसन पेट में श्वास को भरना है। पेट को फुलाते हुए, गुब्बारे की तरह पेट को फुलाते हुए सांस को पेट में भरना है, वो है हमारा उदर श्वसन। पहले समझ लें, फिर मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगी। पेट को फुलाते हुए पेट में सांस भरते जाना है, पेट नाभि बाहर की तरफ फैलेगी और जैसे हम सांसों को छोड़ेंगे तो नाभि अंदर की तरफ सिकुड़ेगी। इससे क्या होगा, हमारे डायफ्राम की गति ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे फेफड़ों में कार्य क्षमता बढ़ेगी, वायुगुप्तिकाएं सक्रिय होगी और रक्त संचार बढ़िया होगा। हार्ट पे भी बहुत सुंदर प्रभाव होगा। रक्त भ्रमण प्रणाली भी बहुत सुंदर रूप से कार्य करेगी, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटिक रक्त का प्रवाह होगा और हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी और हमारी सारी थकान दूर होगी। उदर श्वसन के लिए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ को नाभि पे रखें। आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हो, बिल्कुल शांत। अपनी सांस को पेट में भरें और पेट को फुलाते जाएं। देखिए आप अपने हाथ नाभि पे रखा है, नाभि बाहर आ रही है। गुब्बारे की तरह पेट को फुलाते जाएं और रुकें, कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे सांसें खाली करें तो नाभि अंदर की तरफ जा रही है, नाभि मूल रीढ़ से लग रहा है। यह है उदर श्वसन। एक बार फिर से करें, अपनी सांस को देखते हुए देखें कैसे आपका पेट गुब्बारे की तरह धीरे धीरे फूल रहा है। रुकें, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। ये है हमारा उदर श्वसन। कोमलता से आंखें खोलें। अभी तीसरे आते हैं मध्य स्थल श्वसन के। इसमें हम क्या करेंगे, पेट में जैसे हमने अभी उदर श्वसन से किया था, और पेट में सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ छाती से नीचे तक सांसों को भरेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़कर नाभि मूल रीढ़ से लगाएंगे और मूल बंद हमारा पूरे टाइम लगा हुआ हो। जब हम मूल बंद लगा के कोई भी छोटी से छोटी क्रिया करते हैं तो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो मध्य स्थल श्वसन के लिए कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। धीरे 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 पेट को फुलाते हुए धीरे धीरे सांस ऊपर की तरफ भरते जाएं, मध्य तक भरें और रोकें। अपनी डायफ्राम की गति को महसूस करें, अपनी पसलियों को देखें, अपनी फेफड़ों की क्षमता को देखें और धीरे 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 सांसों को खाली कर नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूल मध्य लगा के रखें। इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराएं। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव बनाए रखें। धीरे धीरे पेट को फुलाते हुए सांस को भरते जाएं, मध्य स्थल पर रुक जाएं। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव बना हुआ हो। धीरे 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 सांसों को खाली करते जाएं और नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। कोमलता से आंखें खोलें, वृक्ष स्थल श्वसन को समझें। अब हम अपनी चेस्ट, छाती को फुलाते हुए, जैसे हमने अभी नाभि को फुलाया था, अपने मध्य भाग को फुलाया था, उस तरह हम अपनी छाती को पूरा चौड़ा करते हुए छाती तक सांसों को भरेंगे। वृक्ष स्थल श्वसन। पूरी हमारी श्वासी फूल जाएगी, फेफड़े फूल जाएंगे, फेफड़े के फूलने और सुकूनने की क्षमता बढ़ जाएगी। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। मूल बंद लगा लें और धीरे धीरे सांस को भरते जाएं। अपनी चेस्ट अनाहत चक्र तक सांसों को भरें। अनाहत चक्र में वायु तत्व आपका एक्टिवेट हो रहा है। अपनी छाती को फूला हुआ महसूस करें। देखें कैसे छाती आपकी फूल रही है और छाती तक सांस को भर के रुक जाएं। अपने फेफड़ों को देखें अपनी मन की आंखों से। कितने सुंदर तरीके से मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं। मेरा डायफ्राम सक्रिय हो रहा है, मेरी पसलियां पुष्ट हो रही हैं। ये है मेरा योगिक श्वसन। धीरे 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 सांसों को खाली करते जाएं, मूल बंद लगा के रखें और नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव बनाए रखें। यह है मेरा वृक्ष स्थल श्वसन। कोमलता से आंखें खोलें। अंतिम विधि गर्दनी श्वसन पर जाएंगे। फिर एक साथ हम 3 बार इस योगिक श्वसन को एक साथ करेंगे। पहले हम गर्दनी श्वसन करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे पेट को पहले फुलाते हुए धीरे 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 सीधे सांसों को भरें मध्य स्तर पर, फिर वृक्ष स्तर पर भरें और थोड़ा ऊपर सांसों को भरें। आपके कंधे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, गर्दन तक, कंठ तक सांसों को भर लें। देखिए आपका आहार नाल एक्टिवेट होता है, मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है, मेरा हार्ट, मेरे फेफड़े पुष्ट होते हैं, मेरे कंधे पुष्ट होते हैं, रीढ़ पर 5 तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। मेरा अपने कंधों को ऊंचा उठता हुआ अपनी गर्दन कंठ तक सांस को महसूस करें और धीरे 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 सांसों को छोड़ते जाएं। धीरे धीरे छोड़ते जाएं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं, मूल मध्य लगा हुआ हो। यह है मेरा गर्दनी श्वसन। एक बार फिर से करें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव बनाए रखें। धीरे 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 सांस भरते जाएं, गर्दन तक भरें। आपकी वायु भूमिकाएं इसके प्रभाव में आ रही है। गर्दन तक भर लें, कंठ तक महसूस करें अपनी श्वास को। स्वर तंत्रिकाएं सक्रिय हो रही है, श्वसन तंत्र सक्रिय हो रहे हैं, श्वसन तंत्रिकाएं सक्रिय हो रही है। अपनी रीढ़ को देखें, वहां पर स्थित मांसपेशियां, वहां की तंत्रिकाएं सक्रिय हो रही हैं।
सांसों को खाली करते जाएं, खाली करते जाएं और नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। आपका मूल बंद लगा हुआ हो। अभी आंखें न खोलें। हम यह अभ्यास और 2 बार करेंगे। योगिक श्वसन, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे सांसों को भरते जाएं। पेट पर प्रभाव, आपकी आंतों पे प्रभाव, मेरी एडिनल ग्लैंड पे प्रभाव, मेरे हृदय पे प्रभाव, मेरी छाती पे प्रभाव, मेरे कंधों में, भुजाओं में इसका प्रभाव। कंठ तक सांस को भर लें और भर के रुके आंतरिक कुंभक में। रुके रहें, अपनी क्षमता अनुसार रुके। धीरे 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 सांसों को खाली करते जाएं। धीरे धीरे खाली करते जाएं। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। पूरे विजातीय पदार्थ, विजातीय द्रव आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इस क्रिया को एक बार फिर से करें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांसों को भरते जाएं। कंठ तक सांसों को भर लें और रुक जाएं। चेहरे पे प्रसन्नता हो। जब हम इस तरह सांसों को रोक लेते हैं कुंभक की अवस्था में, तो हमारे अंदर WBC सेल की संख्या बढ़ जाती है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। धीरे 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 सांसों को खाली करें। धीरे धीरे खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। नाभि मूल रीढ़ से लगा लें। बिल्कुल सामान्य हो जाएं और बिल्कुल शांत बैठ एक बार फिर से अपनी सांस को देखें। योगिक श्वसन के बाद मेरी सांसों में क्या अंतर आया है, देखिए अपनी सांसों को। आपकी सांसें सूक्ष्म हो गई है, धीमी हो गई है। मेरी सांसों से जुड़ा है मेरा मन। जब मेरी सांसें सूक्ष्म शांत होती हैं तो मेरा मन भी शांत होता है। इस योगिक श्वसन से मेरा मन हमेशा शांत, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। हमको अपने शरीर के साथ अपने मन को भी प्रसन्न, स्वस्थ रखना है। तभी हम योग की पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। बहुत धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोलें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वरदान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर अब हम अपने सीढ़ी के तृतीय व आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। सामान्य व्यायाम और योगासन में क्या एक बार सभी को पुनः प्रणाम। अंतिम विषय समझ लीजिए, आज के पूरे दिन के जो 3 सत्र आपने अटेंड किए हैं उसका एक रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की परीक्षा भी है, आप लोग जो जानते हैं उसकी ब्रीफिंग होगी। मेरा विषय है योगासन और व्यायाम में अंतर। ठीक है, हर कोई आज स्वस्थ होना चाहता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन केवल क्या चाहने मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बिस्तर से उठकर बाहर आना पड़ता है, फिर वो चाहे आप किसी भी प्रकार से करें, है ना। कुछ लोग सैर करते हैं, कुछ लोग किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, जुम्बा जाते हैं, किसी न किसी प्रकार का व्यायाम करते हैं। वो कुछ तो ठीक है, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट अगर हम जब बेस्ट की बात करें तो बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? सुबह से लेकर शाम तक मिल रहे योग ही सबसे बेस्ट मीडियम है ना, और उसमें भी हम अभी योगासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं
5 मोटे मोटे बिंदुओं पर आपको इनका अंतर बताऊंगी, फिर लास्ट में एक एक्टिविटी करेंगे। 5 मोटे बिंदु सबसे पहले, और आप जब सुबह से आज यहाँ पे यहाँ बैठे, आपने किसी हर सत्र में या हर विषय में आपने ये तो देखा है योग के अनेक लाभ है ना। योगासन हम जब सुबह को करते हैं उसमें भी जितने भी उसके लाभ हैं, रोशनी मैम द्वारा भी बहुत अच्छा टॉपिक लिया गया था, हृदय, फेफड़े और पेट पर कैसे प्रभाव पड़ता है योगासन का। ठीक है, तो 5 मोटे मोटे पॉइंट्स पर हम लोग पहले बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शारीरिक माध्यमिकता, हम अंतर की बात कर रहे हैं सीधा। शारीरिक माध्यमिकता जो मैंने भी अपने उसमें दिया था टॉपिक में, माध्यमिकता मीन्स वो जो समरसता। योगासनों में क्या होता है, जब हम सामान्य व्यायाम जो होता है उसमें एक लक्ष्य निर्धारित है। जैसे जो लोग जिम जाते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले जिम जाते थे और फिर बाद में योग से जुड़े हैं, या पहले वॉक करने जाते थे या कुछ किसी और प्रकार का करते थे फिर वो योग से जुड़े हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपका अनुभव नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। बाकी सभी को भी ध्यान से सुनना है। तो सामान्य व्यायाम में क्या होता है, किसी लक्ष्य के निर्धारित करके किसी फिक्स मसल्स पे कार्य होता है, जबकि योग में क्या होता है, योग में हमने अभी उस समय सुना था समरसता, आपके शरीर, मन और आत्मा के बीच में एक समरसता पैदा की जाती है। उनसे एक ही मतलब तीनों पे एक समय में कार्य होता है। योगासनों में आज सुबह को जब हमने योगासन किए, जो सारे शिक्षकों ने कराया, तो हम उसमें क्या करते थे, जो राहुल सर का पुनराभ्यास किया, क्या किया जाता था, पहले शरीर को खींचकर तान करके उसकी अवस्था बनाई जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद सांसों का रिदम बताया जाता था, फिर मंत्र ध्यान करके उसमें ध्यान लगाया जाता था। मीन्स एट अ टाइम दिखने में वो बाहरी रूप से दिखने में वो केवल एक आसन का पोज है, बट एट द सेम टाइम आपके सब पे वो सारे पक्षों पर वो कार्य कर रहा है। एग्री, समझ में आ रहा है? जो सर ने किया उसी को रिपीट करें, कुछ नया नहीं बताने वाले हैं। तो वो समरसता पैदा करता है। दूसरा एक डिफरेंस है इसमें दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मीन्स आप व्यायाम और योगासन का दृष्टिकोण क्या है। व्यायाम में आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, क्या देखते हैं उसमें, जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक में क्या होता है, कंटिन्यू मूविंग चल रहा है, सिर्फ चलते जा रहे हैं, सिर्फ पैरों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब हम योगासन कराते हैं, आसन लगाते हैं, उसमें पोजीशन बनाते हैं, तो एक समय पे कई भागों पर प्रभाव पड़ता है। जिम की भी एक्सरसाइज आपने देखी होगी, अगर वेट लिफ्टिंग देखी होगी, एरोबिक्स देखा होगा, जुम्बा देखा होगा, तो रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं, होते कि नहीं। जुम्बा जो लोग जिनका बहुत फेवरेट है, जुम्बा में भी रिपीटेड मूवमेंट्स होते हैं, बट आसन में हमको क्या सिखाया जाता है, स्थिरता सिखाई जाती है कि आप पोजीशन बना करके फिर उसमें स्थिर पूर्वक जब रहते हैं तो वहीं पर आनंद की प्राप्ति होती है। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। उसका दृष्टिकोण मतलब उनका अप्रोच कैसा है। स्वास्थ्य के लिए दोनों अच्छे हैं, बट अप्रोच कैसा है, व्यायाम का कैसा अप्रोच है, रिपीटेडली उसी चीज को कराया जाता है। लेकिन आसनों में हमको स्थिरता सिखाई जाती है क्योंकि हमारे तीनों पहलुओं को प्रभावित करता है, ठीक है। एग्री। अब तीसरा है श्वास और ध्यान। जब हम जिम की एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉकिंग करते हैं या कोई और प्रकार के एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या उस समय आपको श्वास का या ब्रीदिंग टेक्निक बताया जाता है, रिदम बताया जाता है? नहीं, वो मतलब कंटिन्यू जारी रहता है। लेकिन जो लोग इसको बहुत अच्छे से करते हैं, जिम एक्सरसाइजेस में जो अगर ब्रीदिंग पैटर्न से करते हैं तो उनको चोट नहीं लगती, ये बात तो तय है। लेकिन आसनों में हम फिक्स ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य नमस्कार में हम 12 आसनों का समूह लिया जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसमें हर अल्टरनेट आसन में ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, ब्रीदिंग टेक्निक चेंज होता है। पहले हम सांस भर के ऊपर, सांस भर के नीचे, फिर सांस भर के पीछे, फिर सांस, ये ब्रीदिंग पैटर्न क्यों किया जाता है, क्योंकि हर एक पोज में आपकी बॉडी पर उसमें अलग प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है योगासनों और व्यायाम में, ब्रीदिंग पैटर्न जो रहते हैं और ध्यान का केंद्र जो रहता है, ठीक है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अध्यात्म और दर्शन। अध्यात्म और दर्शन मैंने उस समय भी दिया था, जो सिंपल जो व्यायाम एक्सरसाइजेस रहती है उसमें किसी भी ऐसे में नहीं किया है, जैसे जो लोग एरोबिक्स जाते हुए हैं, जो लोग जुम्बा जाते हुए, वहाँ पर भी कभी भी ऐसे स्पिरिचुअल एरोबिक या स्पिरिचुअल जुम्बा मैंने तो नहीं सुना है। तो है ऐसा जो सुना हो, ऐसा कुछ क्या रहता है कि वो लोग आध्यात्मिक पक्ष लेकर के कुछ इच्छा नहीं था। तो जो आप उनको वो जो व्यायाम करते हैं उनका किसी भी तरीके से आध्यात्मिक पक्ष पर कोई भी
कार्य नहीं होता। जबकि आप जो योगासन करते हैं उसमें आपके आध्यात्मिक पक्ष को भी बहुत मजबूत किया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर गुणों का विकास किया जाता है, जैसे सहनशीलता है, दृढ़ता है, एकाग्रता है, बहुत अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। एक फिफ्थ लास्ट एक सिंपल पॉइंट है, वो है शैलियाँ और विविधता। शैलियाँ मीन्स डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस, और योग में भी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विभिन्न आसन किए, कहीं पर प्राणायाम पहले किया जाता है, कहीं पे आसन बाद में किया जाता है, जैसे कहीं पे ध्यान पहले किया जाता है। तो जैसा वो व्यायाम में भी अलग अलग टाइप की शैलियाँ हैं, वैसे ही योगासन में भी और इसमें दोनों में है, ठीक है। तो योग के लाभ आप सुबह से लेकर शाम तक सुन रहे हैं। हमारी एक बुक है आसन योग विज्ञान, उसमें भी अच्छी खासी लिस्ट दी है, बहुत डिफिकल्ट है इतनी सारी को एक साथ लर्न करेंगे, तो इसमें एक एक्टिविटी करेंगे। हम जब बचपन में अपने क्वेश्चन आंसर लर्न करते थे तो याद है इसे रहता था, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस। तो कैसे लर्न करते थे, एक का लर्न कर लेते थे, दूसरे में ना 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 करके खत्म कर देते थे, उसमें है इसमें नहीं है, उसमें है इसमें नहीं है। समझ में आया? जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग? हम क्या कहते थे, इट मूव्स, इट डजंट मूव, इट हैज लाइफ, इट हैज नो लाइफ, इट कैन टॉक, इट कैन लिसन लाइक दिस। ठीक है, मैं आपको आपके योग के बारे में तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं, तो मैं व्यायाम का पढ़ूंगी, आपको उल्टा करके मुझे योग के लिए बताएं, ठीक है, खेलेंगे, क्योंकि 17 की लाइफ लर्न करना मुझे बड़ा डिफिकल्ट था। मैं व्यायाम के लिए बोलूंगी, कोई बुक नहीं खोलेगा, सभी बुक बंद करेंगे, मैं व्यायाम के लिए बोलूंगी, आप उसका उल्टा करके मुझे योग के लिए बोलूंगी। चलिए, अप्राकृतिक दाब पड़ने से, मैं व्यायाम का बोलूँ ना, अप्राकृतिक दबाव पड़ने से शरीर में कड़ापन आता है। आप बताएं योग से क्या होता है? योग से हमारा शरीर लचीला होता है। बहुत कुछ स्टूडेंट्स है सर आपके। नेक्स्ट ध्यान से सुनना और अच्छे से उसी वर्ड टू वर्ड में आंसर देना, फटाफट हो जाएगा। ग्रंथियां समान रूप से प्रभावित नहीं होती। ग्रंथियां समान रूप से प्रभावित होती हैं। रक्त वाहिनी धमनियों से विजातीय द्रव्य का निष्कासन पूरी तरह नहीं हो पाता। फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी 17 लिस्ट मुझे याद करने में बड़ा मुश्किल जा रहा था, ठीक है। श्वसन क्रिया अनियंत्रित हो जाती है। वेरी गुड, श्वसन क्रिया नियंत्रित हो जाती है। श्वास प्रश्वास के अनेक लाभ शारीरिक रूप से मिलते हैं। ऊपरी मांसपेशियां केवल प्रभावित होती हैं। वेरी गुड, ऊपरी मांसपेशियों सहित अंतरंग भी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, बहुधा पाचन तंत्र इसलिए कमजोर पड़ता है कि शरीर के अन्य भागों में हरकत तेज होने से वहां रक्त की पूर्ति कम होती है। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार समान रूप होने से कारण पाचन तंत्र हमारा सही ढंग से कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, केवल स्थूल शरीर प्रभावित होता है। स्थूल शरीर के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट, शरीर का विकास बेढंगे रूप से होने की संभावना रहती है। शरीर का सर्वांगीण विकास सुयोजित ढंग से होता है, जिससे सौंदर्य बढ़ता है, सम्यक विकास होता है, सुडौलता आती है तथा चेहरे का कांतिवर तेज बढ़ता है। जो योग करने वाले थे उनके चेहरे में हमेशा तेज चमक होती है। आप देख सकते हैं, आपके पृथ्वी का बेस्ट एग्जाम्पल है, इनके चेहरे की तेज और कांति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बौद्धिक विकास नहीं होता था। सहनशीलता, दृढ़ता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति जैसे अनमोल गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, एकाग्रता व व्यवहारिक जीवन में उचित निर्णय का अभाव होता है। उसमें एकाग्रता का अभाव होता है। एकाग्रता एवं अंतर्मुखी होने से जीवन में व्यवहारिक सुधार आता है। नकारात्मक विचारों के स्थान पर शुभ विचार आते हैं, ठीक है। बस खत्म हो जाता है। थकान बहुत होती है। व्यायाम में थकान होती है, इससे थकान दूर होती है, इससे आप
प्राण शक्ति अधिक खर्च होती है। खर्च तो बहुत होता है, बहुत महंगी है। आपने देखा है किसी से पूछना तो अगर जिम जाते हो, एरोबिक्स जाते हो तो बहुत खर्चा होता है। तो इसमें क्या होता है, कम समय में एक कम शक्ति खर्च करके हम अधिक लाभ की प्राप्ति करते हैं और प्राण शक्ति का संचय होता है। और आप तो बहुत ज़्यादा, हम सब तो बहुत ज़्यादा लकी हैं जो भारतीय योग संस्थान के जिसमें निःशुल्क योग साधना केंद्रों के माध्यम से अनेकों अनेक योग साधक नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक बार क्लैपिंग हमारे भारतीय योग संस्थान। दो लास्ट पॉइंट, हर व्यायाम को कमजोर व वृद्ध व्यक्ति पूरी तरह से नहीं कर पाते। योगासनों में ऐसे कई मुख्य आसन हैं जिसे हर एज ग्रुप के व्यक्ति कर पाते हैं ना। हर एज ग्रुप के व्यक्तियों के लिए योग में कुछ ना कुछ तो जरूर है, ठीक है। और लास्ट है बट नॉट मतलब यात्रा आदि में संभव नहीं है जिम की एक्सरसाइज है। हम कहीं पर भी कभी भी कैसे भी, इवन योर ऑफिस टाइम में, वर्क प्लेस में भी आप अगर चाहें तो किसी भी प्रकार का योग वहाँ पर भी संभव है। चलिए अच्छा कई लोग बताते हैं एरोप्लेन में भी जा रहे थे हम योग करते हुए। चलिए ठीक है, तो बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत लाई हूँ। अब वो सुबह से योगा कर रहे हैं, वैसे सर ने आपको बता दिया है, आगे आप लोगों का वाइवा एग्जाम भी है ना। सर ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, तो ओरल वाइवा के पहले एक प्रैक्टिकल हो जाए, प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाए। सुबह से योग 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 कर रहे हैं, योगासन किए हैं। अब देखते हैं आपकी स्टेमिना को चेक करते हैं कि कौन कितनी देर कर पाता है, उसमें स्टे कर पाता है। एक फेवरेट आसन लेते हैं, सर से पूछते हैं। वृक्षासन लेते हैं। तो लोग क्या करना है, पहले भी हमने ऐसा कर चुका है, आसन प्रतियोगिता ली हुई है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम जैसे पोजीशन बनाएंगे, आप उस पोजीशन में म्यूजिक जो भी जो बैठ गए हैं दूसरों को शेयर ताली बजा करके ताली बजाएं। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार के, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी में हमारी, जो समय बचता है जाता चेहरे से मुस्कान गायब ना हो। सुबह योगा योग और अलवार सर हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जो बैठ रहे हैं, बाकियों को चीयर अप करो, हाथ ताली बजती रहे। हमें दिखाना है कि योगा है या योग सर्वश्रेष्ठ है। वर्तमान में योग से बेहतर और कुछ नहीं। जो सुख और आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, उसको हम इस परंपरा को यूं ही आगे बढ़ाते जाएंगे। आपका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 डिग्री का, बहुत सुंदर स्थिति बनाने की आप करेंगे। तालियां भी बजती रहे, सामने चेहरा आगे खुली मुस्कुराता हुआ चेहरा। पर इसकी पूर्णता प्राप्त करना सबसे कठिन। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन इस तरह निहारेंगे जिस तरह एक खड़ा व्यक्ति एक लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है। आप अपनी एड़ियाँ, टखने, घुटने और जंघाएं बिल्कुल ढीले छोड़ें, बिल्कुल शिथिल।
पेड़ों का भाग, नाभि का भाग, सीने का भाग पूरी तरह से शिथिल। आपके हाथ, आपकी कोहनियाँ, आपके कंधे, आपका चेहरा पूरी तरह से शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई सांसों पर। जब आप सांसें लें तो सांसों की ठंडक महसूस करें, जब छोड़ें तो गर्माहट महसूस करें। जब सांस लें तो आप पॉजिटिविटी को ले रहे हैं, और जब आप छोड़ रहे हैं तो अंदर की नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल माइंड शांत, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। इस दौरान आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, बिल्कुल शांत। वहाँ पर जो आपको रंगीन रोशनी दिख रही है उस पर ध्यान ले जाएं, पूरी तरह से शांत। इसी अवस्था में एक शुभ संकल्प हम नित्य प्रतिदिन योग करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि सभी एक साथ करेंगे। शांत। दाईं तरफ करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाए। आंखें बंद ही रहेंगी अभी। अपने आसन पर बैठें। लंबाई कुल 9 मीटर होती है। पूरे 9 मीटर। सुनकर आश्चर्य लग रहा है, हमारे इस छोटे से शरीर में कैसे समा सकती है। हमें इसकी बनावट के बारे में जानकारी देंगे प्लीज। देखिए, पाचन प्रणाली के 6 भाग होते हैं। सबसे पहले आता है उसमें हमारा मुख, फिर आती है ग्रसनी, फिर आती है ग्रसनाल, आपका अमाशय यानी कि आपका पेट, फिर आपकी छोटी आंत और उसके बाद आती है आपकी बड़ी आंत। इन सभी इस पूरी प्रणालियों का कार्य क्या है? आपके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और रक्त के द्वारा आपकी हर एक कोशिका तक आपका भोजन पहुंचाना। अब एक क्वेश्चन और मन में उठ रहा है, क्या ये भोजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते ही हमें ऊर्जा मिल जाती है? नहीं, देखिए, यहाँ आपकी पाचन प्रणाली का कार्य समाप्त होता है, पर फिर शुरू होती है आपकी श्वसन प्रणाली का कार्य। श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि सिर्फ कोयले से आप एनर्जी नहीं ले सकते। आप जब तक खाने को जलाएंगे नहीं तब तक आप उससे ऊर्जा कैसे लेंगे? जो हम सांस ले रहे हैं, आखिर इस शरीर में उसका कार्य क्या है? मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना। देखिए, सर्वप्रथम जब हम सांसें लेते हैं, संस्थान में बोला जाता है सांसें भरी। हम जो सांसें लेते हैं तो वातावरण से फ्रेश ऑक्सीजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? टॉक्सिक, विषाक्रिय गैस जो हमारे शरीर के किसी काम के नहीं है। ये जो गैस हम अंदर लेते हैं इसमें होता है मुख्यतः ऑक्सीजन। यही आपके खाने को पचाने का कार्य करता है। अब बच्चों जैसा एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा है कि हमारे हृदय या दिल की बनावट कैसी है? वैसे ही जैसे हमने मूवी में दिखाई दी है। अरे नहीं, देखिए, जो दिल है वो मांस के टुकड़े की तरह है। उसमें रक्त का संचार निरंतर चलता रहता है। आप केवल अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, इतना बड़ा ही हमारा दिल होता है। दिल यानी कि हृदय बंद मुट्ठी की तरह ये 2 परतों से ढका रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और क्या आप जानते हैं, आपका दिल 1 मिनट में 72 to 80 टाइम्स धड़कता है, जिससे लप डप की आवाज़ क्रिएट होती है। और 1 मिनट में, एक बार में जब आपका दिल धड़कता है तो वो पूरे 80 मिलीलीटर खून सोख लेता है। ऐसे करते ही 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में आपके संपूर्ण शरीर का रक्त साफ करने की क्रिया है इस हृदय में। क्या है कोई मशीन इतनी पावरफुल? रोशनी, जब सब कुछ इतना क्लियर है तो क्या हमारे इस शरीर में आखिर रोग क्यों आते हैं?
देखिए, रोग आने के तो कुल मुख्य दो ही कारण हैं। उसमें से पहला है गलत खान पान और दूसरा है निष्क्रिय जीवन। गलत खान पान, जब हम खाते हैं तो कुछ टॉक्सिक पदार्थ अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। ये टॉक्सिक पदार्थ ना तो हमारे शरीर में पचने वाले और ना ही शरीर से बाहर निकलने वाले। तो इनका होगा क्या, ये आपके शरीर में कलेक्ट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और समय के साथ शरीर में कई बीमारियां जैसे कि मोटापा, एसिडिटी, इंडाइजेशन, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। दूसरा, निष्क्रिय जीवन। निष्क्रिय जीवन कैसे? जब आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं, जैसे कि कोई मशीन ही हो गई, कोई साइकिल हो गई, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया बहुत दिनों से, तो वो कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। उसी प्रकार जब अपने शरीर को आप नहीं हलचल करेंगे, नहीं चलाएंगे, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो हमारे शरीर में निरंतर कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो रक्त धमनियाँ, अभी सुदेशना मैम ने बताया था 72,000 रक्त धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, तो उनमें जब तक हलचल नहीं होगी तो आपके विषैले पदार्थ बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ सॉरी रोशनी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। सिर्फ बोरियत भरा योगा ही क्यों, वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ बात है वॉक करने की। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हम वॉक करके भी हम अपनी जो कोटा है एनर्जी का आया एक्सरसाइज का वो पूरा कर लेंगे। नहीं, जब आप वॉक करते हैं तो शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा भाग प्रभाव में आता है? पैर। जब आप वॉक करते हैं तो सिर्फ आपके लोअर एब्डोमेन प्रभाव में आता है, बाकी शरीर की कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा आप डेली करेंगे तो ऐसा पाया गया है, जो लोग केवल दौड़ते हैं या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी धीरे धीरे उनकी एवरेज लाइफ है वो कम हो जाती है। अच्छा, तो ये भी बता दो कि आसन कैसे प्रभाव डालते हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव डालते हैं? जब हम योगाभ्यास करते हैं, जैसे कि आपने किया ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन, जब आप ताड़ासन करते हैं तो अपने शरीर को खींचते हैं, मोड़ते हैं, तो क्या होता है? आपकी नसों पे गहरा प्रभाव पड़ता है, आपकी मसल्स सुंदर होती हैं, साथ ही साथ मसल्स के अंदर बहने वाली रक्त धमनियाँ, उसके विषैले पदार्थ, उनमें भी खिंचाव दबाव बनने से उनकी भी विषैले पदार्थ धीरे धीरे रक्त के साथ बह के आपके शरीर से बाहर आने का मार्ग ढूंढ लेते हैं। और जो आपकी हड्डियाँ हैं, उनमें समय के साथ यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है। शरीर को खींचने मोड़ने से यूरिक एसिड भी धीरे धीरे गल के वो अपनी जगह स्थान छोड़ देता है और आपके शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द, शोल्डर दर्द, कमर दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या योग रोग की दवा है? हाँ जी, योग रोग की दवा तो निश्चित रूप से है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि केवल रोग योग से ही मिटाया जाता है। यानी कि आप योग से अनेकों लाभ ले सकते हैं, जैसे कि आपका मन, आपका स्थूल शरीर, आपका मन और आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाने का मार्ग है योग, केवल आपका रोग मिटाने का मार्ग नहीं है। बहुत अच्छा। आज रोशनी की बातें सुनकर कबीर साहब का एक दोहा याद आया। कबीर तन पंछी भया, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल जाए। कहने का भाव, आज योगा के सदस्यों की संगति से हमारा मन भी बहुत खुश हो गया। थैंक यू। धन्यवाद रोशनी एवं उनकी साथी मैडम लोग।